हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और 25 इयर्स नीट PYQ की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ फ्रॉम चैप्टर वेव्स। 11th क्लास का चैप्टर है जिसे मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो नीट 2025 में आया था। बट उससे पहले एक छोटी सी बात, जैसे अभी तक आप लोग हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप कमेंट करते हैं, तो बस ऐसे ही करते रहें। जो बच्चे पहली बार ये देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा, आपको अगर ये डिटेल सॉल्यूशन समझ में आए तो हमें लाइक ज़रूर करें, कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा, और अगर हाइप कर देंगे फिर तो बात ही बन जाएगी। ओके बेटा, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, हम फटाफट से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही 2-3 और सीरीज हम जल्दी ही एक तो स्टार्ट कर चुके हैं, दूसरी 1 या 2 दिन में और आपके पास आने वाली है। अब ऑफलाइन का भी थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा, तो पूरी कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो आपको दे पाए। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इन एयर। पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, इसका क्या मतलब होता है बेटा? एक सेकेंड। इसका मतलब है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? V/2। ओके, द पाइप इज नाउ डिप्ड वर्टिकली इन वाटर ड्रम टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। अब हमने इस पाइप को आधा पानी में डिप कर दिया बेटा, आधा पानी में डिप कर दिया, तो कितनी बच गई? L/2। जो अब स्टैंडिंग वेव बनेगी बेटा वो इस L/2 में ही बनेगी। क्या ये बात समझ रहे हैं? और नाउ दिस पाइप विल एक्ट एज अ वन क्लोज्ड एंड पाइप। अब कहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? अगर आप ध्यान से देखें तो V/4 L'। L' कितना रह गया बच्चों? ये है L/2, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? V/2L। तो ये कितना रह जाएगा? F के बराबर ही रह जाएगा बेटा। तो आंसर क्या आ जाएगा? F। बात समझ रहे हैं? ये हमने काफी बार क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है, जो हमारी एंड टेस्ट सीरीज होती है, जैसे अभी भी एक टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, तो वो ऑफलाइन सेंटर पे चलती है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम आपको जो है ऑनलाइन भी वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें जो पूरा सिलेबस है वो 8 टेस्ट में डिवाइड किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं पार्ट टेस्ट। उसके बाद जो है मार्च में और अप्रैल में फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी बेटा। ओके, अगर आपको लगता हो कि आपको एक और टेस्ट सीरीज देनी है जिसमें क्वालिटी क्वेश्चंस ही मिलेंगे जो हर बार नीट में आते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हम वो टेस्ट सीरीज भी आपको दे सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसके चार्जेस नहीं रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेवलिंग वेव इज दिस। इक्वेशन दी गई है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो टी का कोफिशिएंट होता है जब ये सारा अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप इस वेव को अंदर मल्टीप्लाई, साइन, ये साइन है, इस फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2πa/λt माइनस 2π/λ। दिस विल एक्ट एज ओमेगा, तो ओमेगा हो गया 2πa/λ बेटा। दिस इज 2πf, 2π से 2π कट जाएगा, तो f किसके बराबर आ गया बेटा? a/λ। क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? तो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने कई बार ये देखा है बच्चों को, वो कहते हैं सर हम वेव चैप्टर छोड़ के जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कभी क्वेश्चन 1 आया है, कभी 2 आए हैं, कभी आया ही नहीं है। आगे ऐसे भी ईयर्स होंगे जिनमें क्वेश्चन आया ही नहीं। 25 में 1 आया, 24 री एग्जामिनेशन में हमारे पास 1 आया, 24 में आया ही नहीं, सीधा मणिपुर 2023 में पहुंच गए। समझ रहे हैं? बट मैं बच्चों को कहता हूं कि यार वन शॉट ही देख लो, इसका फॉर्मूला ही पढ़ लो। ज्यादातर जो, अगर हम ये 25 ईयर्स के 50 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ज्यादातर 40 अबव क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इजी, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड।
ओनली 5 to 6 क्वेश्चंस आर देयर जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो हमारी इसकी जो मैंने 3 साल पहले एक वन शॉट वीडियो भी अपलोड करी थी जिसमें 2 घंटे में ये सारा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। अगर आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे वन शॉट वीडियो की प्लेलिस्ट है तो 2 घंटे में, 1 घंटे में ट्रांसवर्स वेव, 1 घंटे में लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। 3 साल पहले करी थी और मैं आज डिस्कस कर रहा हूं ये, तो आज भी आपको कह रहा हूं कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। द फोर्थ ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज सेम एज थर्ड ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। देखिए ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। फोर्थ ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो nth ओवरटोन है ये होती है 2n+1 टाइम्स फंडामेंटल। अब ये फोर्थ ओवरटोन है क्लोज्ड की, तो ये हो गया 2 × 4 + 1, फंडामेंटल होता है 4/L1 बेटा। क्या ये आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आ जाएगा 9V/4L1। ओके, अब अगर आप देखें दूसरे केस में थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, ओपन पाइप के लिए क्या होता है n+1 F0 होता है बेटा। तो ये अगर हम देखेंगे थर्ड ओवरटोन तो ये 3+1 और फंडामेंटल होती है V/2L2, तो ये आ गया 2V/L2। क्यों? क्योंकि ये 4 हो गया बेटा, ये 2 हो गया। क्या ये समझ आया? अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्वेश्चन में यही दिया है द रेशियो ऑफ लेंथ दिस, ये क्या है सेम, ये देखिए दोनों ये क्या है बराबर, तो रेशियो ऑफ लेंथ निकालनी है बेटा। फटाफट से क्या करेंगे 9V/4L1 2V/L2। अगर आप इसको कट कर दें तो ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चों 9/8L1/L2। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। तो क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है देखिए मणिपुर में भी एक, 25 में एक, 24 री एग्जामिनेशन में एक, 24 का जो मेन एग्जाम था उसमें आया ही नहीं, और ये 23 में देख लेते हैं कितने हैं, ये कितने हैं, एक है। आप समझ रहे हैं कितने सालों से सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है और चैप्टर काफी बड़ा है। तो जो बच्चे कई बार ये कहते हैं कि सर हमें तो बस 100 110 120 नंबर लेने हैं, वो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि फ्री के 4 नंबर आ रहे हैं तो क्या मारे हैं यार, लगी कुछ नहीं रहा, 5 से 10 फॉर्मूले याद करने हैं, बात बन जाएगी। अगर आप देखिए रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय ओपन पाइप, फिर से वही हार्मोनिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, किसका, ओपन पाइप और फंडामेंटल। तो क्या होगा V/2L1 टू दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप हैविंग सेम लेंथ, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है बेटा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की टू दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप की, क्लोज्ड पाइप की क्या है V/4L। लेंथ सेम है, मीडियम सेम होगा तो स्पीड भी सेम है, तो 4/2 2:1। क्या लग रहा है, क्या आपको ये बुरे लग रहे हैं 4 नंबर फ्री के 30 सेकंड के अंदर आते हुए? आप समझ रहे हैं 23 24 25 3 सालों के आपने क्वेश्चन देखे, सभी सिर्फ इस हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी nth हार्मोनिक के ऊपर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 2022 का क्वेश्चन है, ओपन ऑर्गन पाइप filled with gas resonate at 400 Hz in its fundamental mode। ये फिर से वही है, कौन सी है ऑर्गन पाइप filled with, इसने ये नहीं बताया कि कौन सी है। It is filled with the same gas at 90 degree, the resonance frequency at the same mode will be, सेम मोड पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? फ्रीक्वेंसी, अब ये फंडामेंट ओपन ऑर्गन पाइप हो सकती है, क्लोज्ड हो सकती है, तो यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, मैंने हटा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V क्या है बेटा, गामा RT/M बेटा। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर हम देखें सेम मोड की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो वो √T के प्रोपोर्शनल है बेटा, तो F'/F T'/T। अब ये क्या लग गया फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर और इन पाइप। तो यहां पर अगर आप देखें तो टेम्परेचर 90 डिग्री ऐड कर दीजिए, 263 केल्विन, 27 300 केल्विन,
अगर आप देखेंगे तो 1.21 1.1 आ गया, तो एफ डैश कितना आ गया 1.1 इंटू 400 कितना आ गया बेटा 440 हर्ट्ज। कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा। कितना टाइम लगा बेटा आपको इसे सॉल्व करने में, कुछ खास टाइम नहीं लगा है। समझ में आई बेटा बात सबको? आगे बढ़ते हैं। इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डबल देन द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। अब देखिए स्पीड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। स्पीड ऑन स्ट्रिंग क्या होती है √T/μ बेटा। अब अगर आपने टेंशन को क्या कर दिया डबल कर दिया, T'/T डबल कर दिया तो 2T/T √2 बेटा। तो रेशियो ऑफ इनिशियल टू द फाइनल पूछा है, तो इनिशियल टू द फाइनल करेंगे तो 1/√2। देखिए धोखा था क्वेश्चन में, इनिशियल टू फाइनल पूछ लिया, फाइनल टू इनिशियल क्या आ रहा था √2, बी ऑप्शन आ रही थी बेटा। बट आंसर क्या होना चाहिए सी ऑप्शन, क्योंकि इसने क्या पूछा है इनिशियल टू फाइनल पूछा है। समझ रहे है बड़ा बेसिक क्वेश्चन। अगर आपको पता हो कि स्पीड टेंशन के प्रोपोर्शनल है 30 सेकंड में डन। ये 22 का फेज 1 क्वेश्चन पेपर आ गया। 21 में कोई क्वेश्चन नहीं, 24 में कोई क्वेश्चन नहीं। अब सीधा कहां पहुंच गए 20 में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तंग कर सकता है। अब जैसे मैं बात करूं 21, 22, 23, 24 सॉरी 22, 23, 24, 25 के क्वेश्चन बड़े आसान थे, बट ये 20 का जो क्वेश्चन था ये सभी बच्चों से नहीं होगा जो सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाएंगे। थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या कह रहा है, two strings A and B made up of same material are slightly out of tone and produce beat of frequency 6। A और B के बीच का जो गैप है वो कितना है बेटा 6 हर्ट्ज का है। इसे बोलते हैं 6 बीट पर सेकंड। When tension in B is slightly decreased, B में टेंशन कम करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फिक्स है। अब देखिए ए की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है बेटा, ध्यान देंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अब बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, या तो 524 और या फिर ये क्या हो सकती है बेटा 536 हो सकती है। क्या ये बात समझ में आई आपको? या तो 24 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है 36 हो सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक सेकेंड गड़बड़ है। ओके क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? ओके अब अगर ऐसा है, अब इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना है। 24 भी ऑप्शन में है 36, तो कैसे करते हैं, यहां पर एक स्केल सोचो। क्या सोचो, एक स्केल, वर्टिकल स्केल। ए फिक्स है 530, ये मैंने मार्क कर लिया। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। अब स्केल पे ऊपर वैल्यू बढ़ती है तो 536 ऊपर होगा, नीचे वैल्यू कम होती है 524 नीचे होता। तो या तो ये बी होगा या फिर ये बी होगा। इन दोनों का जो गैप है वो बीट फ्रीक्वेंसी बताता है बेटा। इन दोनों का गैप क्या बताता है, बीट। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, बी इज स्लाइटली डिक्रीज, तो बी की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी को हमने कम कर दिया। 536 से थोड़ा कम आया तो ये हो गया, ये 524 से थोड़ा कम आएगा तो यहां हो जाएगा। बट ए को तो चेंज नहीं किया तो ए क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अब अगर आप देखें तो ये गैप कम हो गया तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, और यहां ये गैप बढ़ गया बेटा तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। ये स्मॉल बी का मतलब है बीट फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंस को। डिफरेंस कम हो गया तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई। डिफरेंस बढ़ गया क्योंकि ये तो 530 है, ये 24 से 22 आ गया तो ये डिफरेंस बढ़ गया तो इंक्रीज हो गई। तो अब ये क्या कह रहा है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमें क्या कहा था टेंशन कम होने से। अब सर फ्रीक्वेंसी से टेंशन का क्या रिलेशन था, √T। क्यों, क्योंकि ये क्या थी बेटा V/L। ये क्या थी बेटा यहां पर, एक सेकेंड, V/L, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, टेंशन के। टेंशन कम हुई तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ये फ्रीक्वेंसी कम होगी बेटा।
तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, तो किस केस में इंक्रीज हुई है, यहां। तो हमारे पास बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, 24। तो जब बी की वैल्यू 24 होगी तब अगर मैं इसको कम करूंगा तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 524 विल बी द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इस तरीके से आपको एक स्केल सोचना पड़ता है और फिर आपको उस तरीके से काम करना पड़ता है। क्लियर है? उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। तो लाइक जरूर करें, अगर कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क, ये हमारे पास देखिए उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये देखने में लग सकता है। ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन ग्लास ट्यूब। ये क्या होता है, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट होता है ना बेटा, ये ट्यूब है, ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराया जाता है। लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन दिस ट्यूब कैन बी एडजस्टेड बाय अ वेरिएबल पिस्टन। ये जो लेंथ होती है ऊपर खाली, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं नीचे पिस्टन की हेल्प से। At room temperature, two successive resonance are produced. Two successive resonance कौन सी होती हैं बेटा? मान लो ये पहली है, दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी बेटा कुछ इस तरीके से, जिसमें एक लूप ऐड हो जाता है। कितने लूप ऐड हो जाते हैं बेटा? एक लूप। तो जो ये दो लेंथ होंगी, इनमें गैप कितना होगा? ये लेंथ L1 है, ये टोटल लेंथ बेटा L2। इन दोनों में एक लूप ऐड होगा, चाहे इसके अगला करूं मैं सक्सेसिव, ये वाला ले लो बेटा। कोई कह सकता है कि सर आपको क्या पता यही है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो ये वाला ले लूं, तब भी तो एक ही लूप ऐड होगा, तो हमेशा कितनी ऐड होगी, λ/2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, λ/2। 73 माइनस 20 λ/2। तो लैम्डा किसके बराबर आएगा बेटा, 53 इंटू 2 106 सेंटीमीटर। अब ये कहता है द फ्रीक्वेंसी इज दिस, द वेलोसिटी क्या होगी, वेवलेंथ पता चल गई बेटा। तो स्पीड क्या होती है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ये कितनी है, 106 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है बेटा, 320। तो ये क्या आएगा, 106, 2 डेसिमल है, चाहे तो आप यहां लगा लो, इंटू 320 कर लो बेटा, चाहे आप 106 इंटू 3.2 कर लो, करना तो आपको पड़ेगा ही। अगर मैं इसको ऐसा कर लूं कि ये हमारे पास 10 106 इंटू 3.2 है, कुछ ऐसा, तब भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 320 तो सीधा ही आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 13 318, तो 19 और ऐड हो गया, तो 339.2 के आसपास ये आ जाएगा, उसके आसपास कुछ आंसर आना चाहिए। आप देख सकते हैं ऑप्शन में है 339। ओके, समझे कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अगर ऐसा कुछ हो तो 100 इंटू 3.2 प्लस 6 इंटू 3.2, तो ये कितना है 320, ये कितना है 12 1 18 19.2, तो कितना आ गया 39। आप समझे? 100 को क्या लिख लिया, 106 को 100 प्लस 6 उससे मल्टीप्लाई कर। इस तरीके से ये कैलकुलेशंस आप फास्ट वे में कर सकते हैं। समझे? आगे बढ़ते हैं बेटा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन, ये फिर से देखिए 2025 2024 23 22 सभी में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आया था, फिर से स्टार्ट हो गए। दो कोई साल अलग आए थोड़े से, रेजोनेंस कॉलम वो तो उसी के साथ ही था, बस बीच में एक वो बीट फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आया, फिर से वही शुरू हो गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू, ओपन ऑर्गन पाइप में V/2L इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। एक ओवरटोन होता है, एक हार्मोनिक। हार्मोनिक आ गया तो सिंपल, कौन सा हार्मोनिक है उसको फंडामेंटल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 3 टाइम्स। हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो उसकी फंडामेंटल क्या होती है 4L2। क्या ये बात समझ में आई? तो कहता है लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 20, ये काट देंगे, ये 2 कट गया, 1/L1 3/2, L2 कितना है बेटा 20, तो L1 कितना आएगा बेटा 40/3, तो ये कितना आएगा 13.3 सेंटीमीटर।
तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो वही बार बार हार्मोनिक, ओवरटोन, ये साथ में ही फॉर्मूला लिखे जाते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, ये भी उसी कंसेप्ट का है, हार्मोनिक एंड ओवरटोन का। टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ यू ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एंड अदर एंड आर दिस। एक एंड ओपन है, दूसरा एंड क्लोज्ड है, तो वो वही होता है जिसे हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप दोनों एंड ओपन होते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक एंड क्लोज होता है। ठीक है, अब इसकी जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं। तो जो एडजेसेंट दो फ्रीक्वेंसी है उनका डिफरेंस किसके बराबर होता है? 2f0 के बराबर होता है। ओके, क्लियर है बेटा? तो इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना होगा? 260 माइनस 220। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन हम पेपर में ना करें बेटा, है ना, तो हमारे लिए धक्का साथ हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि कम से कम आप इसके जो वन शॉट वीडियो है जो मैंने 1 घंटे में करा रखा है उसे आप रिवाइज करके जरूर जाएं, उसे आप रिवाइज करके जरूर जाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 साउंड्स, ये भी क्वेश्चन, अब देखो एक क्वेश्चन पहले आया था, ये दूसरा क्वेश्चन है जो थोड़ा हटके दिया गया था, जिसे शायद जो बच्चे हैं वो एग्जाम में ना सोच पाए। इवन एग्जाम में क्या ना सोच पाए, अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, कुछ बच्चे समझ जाएंगे, कुछ अभी भी कंफ्यूज रहेंगे। तो इसका आंसर ही याद करने के लिए कह देते हैं टीचर कि जब ऐसा हो तो 2 आंसर आएगा, याद कर लो। बट होता क्या है, जब इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली साउंड करेंगे तो बीट कितनी आएंगी? 1। जब इन दोनों को करेंगे तब भी बीट क्या आएगी? 1। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। बीट फ्रीक्वेंसी होती है दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। बट जब आप इन दोनों को करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो रिजल्टेंट बीट्स कितनी सुनाई देंगी? ये 1 सेकंड में 1 सुनाई देगी, ये 1 सेकंड में 1 सुनाई देगी, ये 1 सेकंड में 2। तो जब ये साइमल्टेनियसली साउंड करेंगे तो ये तो दोनों सेम टाइम पे सुनाई देगी। मान लो 0 पे सुनाई दी, फिर 1 सेकंड पे, फिर 2 पे। बट ये जो है ये 0 पे सुनाई देगी, बीच में आधे सेकंड पे, फिर 1 पे, फिर 1.5 पे, फिर 2 पे, ऐसे सुनाई देगी बेटा। तो 1 सेकंड में कितनी होंगी? 2 होंगी। 1 सेकंड में कितनी होंगी बेटा? 2 होंगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 2 बीट्स सुनाई देंगी। मैं फिर से बताता हूं, एक बीट 1 सेकंड में यानी कि 0 पे सुनाई दी, फिर उसके बाद +1 पे सुनाई देगी। तो 1 सेकंड में तो सिर्फ एक ही आई 0 से 1 में, इसलिए मैंने प्लस लगाया कि उस साइड देख रहे हैं। बट ये वाली जो 2 है ये 0 पे भी सुनाई देगी और 1/2 पे भी सुनाई देगी। तो आपको जो साउंड सुनेंगे वो तीनों की वजह से 0 पे सुनेंगे, तीनों की वजह से 1 सेकंड पे सुनेंगे, बट इसकी वजह से आधे सेकंड पे भी सुनेंगे। तो ये बहुत ज्यादा लाउड होगा, ये उससे थोड़ा कम लाउड होगा, बट ये भी आपको सुनाई देगा। तो 1 सेकंड में कितने सुनाई देंगे बेटा? 0 पे और हाफ सेकंड पे, तो 2 सुनाई देंगे। ऐसे ही जेई वाले बच्चों को तो ये ऐसे भी आ जाता है कि एक 4 है बीट, एक 3 है, तो ओवरलैप करके उनको निकालने पड़ते हैं कितने आएंगे। 2 3 4 भी आ जाते हैं, तो वो सारा ऐसे ही बढ़ाकर देखना पड़ता है बेटा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ओवरटोन, ये फिर से देखिए 2016 तक सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जो हटके आए हैं, बाकी सारे सेम टॉपिक पे आ रहे हैं। सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, अब तो याद हो गया होगा, ओपन ऑर्गन पाइप का ओवरटोन n+1 टाइम्स फंडामेंटल। तो सेकंड ओवरटोन 2+1 V/2 है, हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप के लिए अगर मैं देखूं तो वो हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा? 2 × 1 + 1 V/4 है, तो ये आएगा 3 V/4 है।
दोनों बराबर हैं, तो ये 3v/2l1, ये 3v/4l। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा बेटा, L1 इज इक्वल टू 2l। L1 इज इक्वल टू 2l। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी बड़ा, ये है थोड़ा अलग। ये तीसरा क्वेश्चन है जो डिफरेंट आया है 2025 से लेके अब तक। ये क्या कहता है कि एक रोप है L लेंथ की जिसका मास m1 है, बट ये मैं क्लास में अक्सर करवाता हूं बेटा। फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास m2 is attached to the free end. A transverse wave pulse of wavelength lambda, ये lambda wavelength की transverse wave pulse produced at a lower end। जब ये पल्स रीच पे टॉप पे पहुंचेगी तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा। हमें लैम्डा की रेशो बता। जब एक वेव चल पड़ी बेटा, अब आप इसको ये समझें कि ये एक कॉन्टिन्यूसली वेरिंग मीडियम है। क्यों? जैसे जैसे टेंशन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे लेंथ आगे बढ़ेगी टेंशन बढ़ती जाएगी, टेंशन बढ़ती जाएगी स्पीड कम होती जाएगी। तो आप ये समझिए कि इधर से जैसे जाते जाते रेयर मीडियम हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, जैसे आप 12th क्लास में रे ऑप्टिक्स में देखते हैं। तो मीडियम अगर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो क्या सेम रहता है, व्हेन मीडियम चेंज, क्या सेम रहता है बेटा, फ्रीक्वेंसी रिमेन। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी बेटा तो मैं ये कह सकता हूं कि v/लैम्डा सेम होगा। अगर मैं ये कह सकता हूं तो v1/λ1, v2/λ2, तो λ2/λ1 इज इक्वल टू v2/v1 होगा। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये जो स्पीड है ये किस पे डिपेंड करती है बेटा, टेंशन पे। इस रोप के ऊपर हम स्पीड देख रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे टेंशन बदलेगी, बट लीनियर मास डेंसिटी पूरे सिस्टम की होती है, किसी पार्ट की नहीं होती। इस पूरे रोप की मास डेंसिटी होगी जो भी होगी, और वो हम यूनिफॉर्म रोप दिया है तो सब जगह सेम मानेंगे। तो यानी कि जो स्पीड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रूट टेंशन के। किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, टेंशन के प्रोपोर्शनल है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? टेंशन एक हैंगिंग सिस्टम में, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन देख रहा हूं, एनएलएम में हम देखते हैं तो वो वेट बिलो दिस पॉइंट होता है। जिस पॉइंट पे टेंशन देखेंगे उसके नीचे जो वेट है, तो यहां पर जब मैं T1 देखूंगा तो इसके नीचे वेट कितना है बेटा, m2g। जब मैं यहां T2 देखूंगा, T2, तो इसके नीचे वेट कितना है बेटा, m1 भी है m2 भी है, तो टोटल वेट कितना है, m1 प्लस m2। जी से जी कट गया बेटा, तो λ2/λ1 क्या आएगा, m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m2। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्लियर है? तो यार अगर समझ आ गई तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए बेटा फटाफट से, लाइक कर दीजिए बेटा फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, एयर कॉलम, ये फिर से वही आ गया। देखिए ये सारे वही चल रहे हैं 2016 से लेके 25 तक, सिर्फ 3 बार अलग क्वेश्चन है, बाकी वो क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड, ओपन एट अदर, यानी कि वन एंड क्लोज्ड पाइप है। रेजोनेट विद द ट्यूनिंग फॉर्क, रेजोनेट विद द ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम, स्मॉलेस्ट लेंथ में बेटा जब एक एंड ओपन है एक एंड क्लोज्ड है तो क्या बनेगा, यहां पर λ/4 बनेगा। ये कितना दे दिया, 50, तो लैम्डा कितना आ गया बेटा, 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लार्जर लेंथ क्या होगी जिसमें ये रेजोनेट करेगा, नेक्स्ट लार्जर लेंथ में क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, आधा लूप, एक लूप ऐड करना पड़ेगा। एक लूप ऐड करेंगे तो ये कितनी लेंथ ऐड हो जाएगी बेटा, λ/2। लैम्डा 200 है तो ये 100 हो गया, लैम्डा कितना था, 200। तो ये नेक्स्ट लेंथ कितनी होगी,
दिस इज कॉल्ड टोटल लेंथ बेटा। ये कितनी हो गई 50 प्लस 100 150 सेंटीमीटर। ओके, कितनी हो गई बेटा 150 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर से वही है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4 है। लेंथ कितनी है ये 20 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप n+1 V/2 है। लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड L1 पूछ लिया। भाई कितने ही क्वेश्चन आ गए, 15 से लेके 25 तक सारे ही इसके ऊपर बेस्ड हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन अलग हैं। बात समझ रहे हैं, 1/4 L1। क्या अब भी आपको ये लगता है कि आपको ये चैप्टर नहीं करना चाहिए? भाई अभी भी अगर आपको ये लगता है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट आप पछताएंगे अगर फिर से ओपन ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन आ गया। और कुछ नहीं पढ़ना वेव में, यही पढ़ लो यार, रेजोनेंस वाला स्टैंडिंग वेव फॉर्मूला, बोथ एंड फिक्स्ड स्ट्रिंग, ओपन ऑर्गन पाइप, रेजोनेंस कॉलम, काम खत्म। ओके, अब अगर आप देखें स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, ये भी वही आ गया फिर से। ये ओपन ऑर्गन पाइप का ट्रांसवर्स वेव का वर्जन है। स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड फिक्स्ड पॉइंट सेपरेटेड बाय दिस, बोथ एंड फिक्स्ड है बेटा, बोथ एंड फिक्स्ड है। तो बोथ एंड फिक्स्ड में सारे हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं। ये वही क्लोज, बोथ एंड ओपन पाइप और बोथ एंड फिक्स्ड स्ट्रिंग, सारे हार्मोनिक होते हैं। तो कहता है 2 एडजेसेंट हार्मोनिक ये हैं, तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस ही तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो 420 माइनस 315, लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब फंडामेंटल। अगर आपको ये नहीं आता बेटा तो मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को जरूर देखें, हमने वन शॉट डाला था 3 साल पहले, उसमें ये सारा आपको एक्सप्लेन किया हुआ। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कहता है 4 ग्राम, ये वाला क्वेश्चन देखिए, हीट एंड थर्मो प्लस स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला दोनों को मर्ज कर दिया। क्या कह रहा है, 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई दिस स्पेसिफिक हीट दी गई है, इट्स स्पीड ऑफ साउंड दी गई है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा। तो यार ये कहां से जोड़ रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है उसमें गामा होता है रे, गामा होता है ना। तो गामा क्या होता है, CP/CV होता है। CP तुम्हें पता करना है, CV तुम्हें दे रखा है, तो तुम्हें गामा की वैल्यू चाहिए बेटा। गामा के लिए सारा डेटा दिया है, क्या दिया है, 22.4 लीटर गैस ऑक्यूपाइज 1 मोल ऑफ गैस बेटा। तो यानी कि दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, यानी कि इट इज मॉलिक्यूलर मास। टेम्परेचर NTP पे 273 केल्विन बेटा, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या आएगा 952। अब अगर आप देखिए मैं इधर स्क्वायर कर लूं, ये गामा, ये R, ये T/m, मुझे गामा निकालना है। तो अगर आप देखें तो कैलकुलेशन बिल्कुल भी आसान नहीं। मास 4 ग्राम है बेटा, तो केजी में कन्वर्ट कर लिया। R 25/3 लिख लेते हैं, जब आपके पास कोई ऐसी कैलकुलेशन हो 8.314 भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल भी आसान कैलकुलेशन नहीं। आप और ऑप्शन देखें, 7, 7, 8.58 ऑप्शंस और भी ज्यादा पास हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नीट के एग्जाम में बैठ के इसे कर रहे हैं तो पहली बार अटेम्प्ट ना करें, ऐसे क्वेश्चन को सर्कल करें और आगे बढ़ जाएं जिसकी कैलकुलेशन आपको ऐसी दिख रही। मैं आपको बिना कैलकुलेटर के ये करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर एग्जाम में ऐसा मिल जाए तो उसको पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करना बेटा, टाइम बहुत चला जाएगा और श्योरिटी नहीं है कि सही आए। अब अगर मैं देखूं, मैं सॉल्व करता हूं इसको, 3, ठीक है भी, ये क्या हो गया 91, क्लियर है। अब ऊपर ये -3 है, ठीक है,
तो मैं इसको ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ 9.52 इंटू 4 डिवाइड बाय 25, नीचे लिख लिया 9. अब मेरी बात समझे, एक यहाँ डेसिमल लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, फिर -3 था, एक यहाँ गया, 2 यहाँ गया, डेसिमल एडजस्ट हो गए बेटा। अब अगर मैं देखूं, मैं थोड़ा सा ऊपर छोटा कर देता हूं वैल्यूज को, 9.5 इंटू 4, थोड़ी सी नीचे छोटी कर लेता हूं, नीचे थोड़ा, ठीक है, नीचे 1 डेसिमल तक किया है बेटा, नीचे 1 डेसिमल पॉइंट हटाया, यहाँ 2 डेसिमल हटा दिए, बट दोनों मल्टीप्लाई भी थे, 4 का फैक्टर भी था, तो नियरली सेम मान लिया। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा बेटा, यहाँ मुझे 5 इंटू 5 दिख रहा था, तो ये 1.9, ये भी 1.9 हो गया, ठीक है, तो ये आ गया 1.9 इंटू 1.9 इंटू 4/9। अब अगर मैं देखूं, इसको कट कर देता हूं बेटा, तो ये बनेगा 0.218 1, तो 0.21, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 1.9 इंटू 0.8, क्या दिखा, ये CP/CV है, तो CV से मल्टीप्लाई करिए, CV कितना दिया था 5, कितना दिया था बेटा 5। ये तो मैं देखिए इतने पेशेंस के साथ बैठ के कर रहा हूँ, पेपर में थोड़ी इतना पेशेंस होता आपके पास, है ना, वहां तो वैसे ही पसीने छूट रहे होते हैं बेटा, तो मुझे इतना टाइम लग गया, आपको भी लगेगा बेटा। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, नहीं तो बहुत जल्दी आ जाता। अब अगर आप देखें, ये 42 है, ये 19 है, 19 इंटू 2 38 8 3, 19 इंटू 4 76 79, 7.98, तो इट इज वेरी क्लोज टू 8, तो क्या आंसर बन जाएगा, समझे बेटा। तो अगर नीट में बैठे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को पहले छोड़ना है बेटा, जब आपके पास लास्ट में 15-20 मिनट बच जाएं, तब आपको इस ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना है। ये क्वेश्चन देखिए, ये 2014 में, 12 में, 2000 में 3 बार ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है बेटा, स्टैंडिंग वेव जो मैं आपको कह रहा हूं, ये उसमें एक एक्सपेरिमेंट होता है सोनोमीटर, जैसे पाइप में रेजोनेंस होता है वैसे स्ट्रिंग में सोनोमीटर होता है। तो इसमें क्या है, कहता जो 3 पार्ट है, ये भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रिंग इज डिवाइडेड, स्ट्रिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है, ये तीनों हिस्से जो है, यहाँ पुली होती है, यहाँ पर बॉल होती है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, तो ये तीनों बोथ एंड फिक्स्ड स्ट्रिंग की तरह काम कर। अब ये क्या कह रहा है, देन द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मान लो इसकी लेंथ L1 है, L2 है, L3, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L1, दूसरे की V/2L2, तीसरे की V/2L3, यही होगा बेटा। अब अगर मैं कंबाइंड की देखूं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी, तो वो क्या होगी बेटा V/2L। अब L क्या होगा, ये होगा L1 प्लस L2 प्लस L3, टोटल लेंथ बच्चों। L1 को क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V/2N1, यहां से L2 को क्या लिख सकते हैं V/2N2, यहां से क्या लिख सकते हैं V/2। क्या ये बात समझ में आई, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, V भी कॉमन लेके कट जाएगा, तो क्या बचा बेटा ये वाला, समझ रहे हैं। अब इसको उधर ले जाइए, उसको इधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा बेटा 1/N1 1/N2 1/N3, और ये आ जाएगा 1/N। क्यों, क्योंकि ये यहां चला जाएगा और ये यहां, तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, ये सबका आंसर यही है, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ये भी वही है, क्लोज्ड एट वन एंड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है V/4L, स्पीड क्या होती है बेटा, ये दे रखी है वेलोसिटी 340, 4 इंटू 85 सेंटीमीटर इंटू -2,
तो ये क्या बनेगा 340, ये भी 340, ऊपर आ गया तो ये 100 आ गया बेटा। अब अगर हम देखें तो ये वन एंड क्लोज्ड है, तो इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, यानी कि पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, फंडामेंटल, फिर होगी 300, फिर होगी 500, फिर होगी 700, फिर होगी 900, फिर होगी 1100, फिर होगी 1300। अब जैसे ही आप 1300 पे गए, ये तो रेंज से बाहर हो गया, बिलो देखना था, तो कितनी आएंगी बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो कहता है द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिलो, तो कितनी हो जाएंगी बेटा 1। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। लेंथ ऑफ वायर बिटवीन टू एंड्स ऑफ सोनोमीटर, ये वही है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ 2 ब्रिजेस बिलो द वायर, ये जैसे मैंने कहा था ब्रिज 1 होता है, ये ब्रिज 2 होता है, जो 3 हिस्सों में वायर को बांटते हैं, यहाँ पुली होती है, यहाँ दीवार, ठीक है अभी। So that 3 segment have their fundamental frequency in the ratio, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रेशो अगर आप देखें तो वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तीनों पार्ट की। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रेशो 135 है, तो यानी कि 1/L1, 1/L2, 1/L3 की रेशो यही है। इन्वर्स कर दो तो 1/1, 1/3, 1/5, L1, L2, L3 की रेशो हो जाएगी। एलसीएम ले लो, ये 15, ये 5, ये 3 बेटा। तो अब टोटल लेंथ कितनी है बच्चों, टोटल लेंथ कितनी है 100। अब अगर L1 को मान लो 15x, L2 को 5x, L3 को 3x, तो x आ गया 100/23 सेंटीमीटर। तो L1 कितना आएगा, तो L1 आ जाएगा बेटा यहाँ से 15x, यानी कि 1500/23, तो ये आ जाएगा 1500/23। L2 कितना आएगा बेटा 5x, 500/23, ये आ जाएगा 500/23। L3 आ जाएगा 3x, तो 300/23, 300/20। क्या ये बात समझ आई? पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन टू एंड्स, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ 2 ब्रिजेस बिलो द वायर। तो ब्रिजेस की पोजीशन बेटा पहले की 1500/23, दूसरे की 2000/23। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, ये देखिए इसने 1500, इतना टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास जो आंसर है वो गलत हो सकता था। 1500, 500 ये दिया ना, 300, ये सारी वैल्यूज दे दी इन्होंने। बट अगर मैं पोजीशन देखूं, इस एंड से देखूंगा तो 1500 + 500, तो 2000/23, ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं इधर से देखूं तो 300, 800, 300 800 वाला है कोई, नहीं है। अब बात समझ रहे हैं, इधर से देखूंगा तो 300 800 होगा, क्या 300 और 800 वाला है, तो ये कंफ्लिक्ट हो जाता कि सर मैंने तो इधर से बता दी पोजीशन, बट ऐसा कोई है नहीं, तो इसलिए सिर्फ एक ही आंसर बन पाएगा बेटा। ओके समझे? आगे बढ़ते हैं बेटा। तो क्या होगा, अ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, ये बीट फ्रीक्वेंसी देखिए, इससे पहले काफी ऊपर ये हमें मिला था, शायद 20 के अराउंड 2020 में मिला था, देख लेना। तो सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब 250 के साथ साउंड किया गया
तो वो 4 बीट्स दे रहा था। बीट फ्रीक्वेंसी होती है बेटा दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस का मॉडुलस। तो अगर एक 250 है तो दूसरी 246 हो सकती है और 254 हो सकती है। समझे? अगर मैं वही टेबल जो मैंने पहले सिखाया था कि मैं स्केल ड्रॉ कर लूं तो क्या होगा बेटा, ये 250 जो हमें पता है ये तो फिक्स है, ऊपर वाली 254, नीचे वाली 246, यही हो सकती है बेटा, ये F2, ये F1, ये F2। अब क्या कहता है, कहता है द सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन। अननोन का सेकंड हार्मोनिक मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो अननोन का सेकंड हार्मोनिक अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो 254 का सेकंड हार्मोनिक क्या होगा बेटा, 254 का हो जाएगा 508 और 246 का क्या हो जाएगा 492। क्या ये बात समझ में आई? ये इसके सेकंड हार्मोनिक्स हैं। क्या है बेटा, ये सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 5 बीट पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद 513। अगर मैं 513 के साथ साउंड करूंगा तो मुझे कितनी बीट देगा बेटा, 5 बीट्स। तो 5 बीट पर सेकंड कौन सा दे रहा है बेटा, 518। कौन सा दे रहा है बेटा, 518। तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 254। तो अननोन फ्रीक्वेंसी क्या आ गई बेटा, 254 आ गई। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको? आगे बढ़ते हैं। इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड, द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओपन एट बोथ एंड ऑल हार्मोनिक विल जनरेटेड, यस करेक्ट है, हमें नॉट ट्रू देखनी है। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड, बोथ एंड पे यहां पर बनता है बेटा एंटीनोड, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। बट प्रेशर वेव का यहां क्या बनता है, नोड। प्रेशर वेव का यहां क्या बनता है बेटा, नोड। नोड बनने का मतलब है कि यहां पर ये प्रेशर चेंज नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में कितना फेज डिफरेंस होता है बेटा, π/2 का। तो नोड मतलब कोई चेंज नहीं है। इसने कहा ये मैक्सिमम होगा तो ये गलत हो गया बेटा, और हमें नॉट ट्रू ही फाइंड करना। ओपन एंड विल बी एंटी नोड, वो डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए होगा। ऑड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, सारे हार्मोनिक होंगे। अगर यहां पर ओनली लिखा होता तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, तब तो ये नॉट ट्रू हो जाती। बट इसने कहा ऑड, सारे हार्मोनिक होंगे तो उसमें ऑड भी होंगे बेटा, तो ये क्या हो गई, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। कहता है वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सबसे पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दे दिया बेटा, तो जो साइन है, साइन बिटवीन ओमेगा टी एंड के एक्स, ये क्या होने चाहिए बेटा, ओपोजिट। सबसे पहले कि अगर ओमेगा टी पॉजिटिव है तो के एक्स नेगेटिव, के एक्स पॉजिटिव है तो ओमेगा टी नेगेटिव होना चाहिए। पहली चीज तो ये है, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो सकता है, ये दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो सकता है। एक ऑप्शन तो कट गई। हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना, 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट सभी में, इन सभी में 1 है बेटा, सारी हो सकती है। वेवलेंथ इतनी, तो के क्या होगा बेटा, 2π/λ। 2π/λ भी 2π है, तो क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 चाहिए। इसमें 10π है, नहीं हो सकता। इसमें 1 है, हो सकता है। इसमें 2π है, नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हमारे पास है सही आंसर। समझे? अब फ्रीक्वेंसी देखनी है, फ्रीक्वेंसी देख दी तो ओमेगा 2πf, f कितना है 1/π, तो 2 चाहिए। तो अब देखिए t का कोफिशिएंट क्या है, 2। समझे बेटा? मैं वही कह रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल आए हुए, तो सिर्फ फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे। अगर वो 1 शॉर्ट वीडियो जो मैंने आपको कहा, मैंने 3 साल पहले डाली थी,
अगर आप उसे भी 1 या 2 बार देख ले, 1-1 घंटे की 2 पार्ट हैं, तो समझो आप वेव के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव इज दिस। अब ये रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ओमेगा ए टू द वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ओमेगा बाय के। तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो क्या बच गया बेटा? के कितना है? अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? के। एम्पलीट्यूड कितना है? 3। तो आंसर क्या आ गया? 3π/2। ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ है बेटा, ये 3/2 है और ये 2π/3। ओके, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, टू सोर्स। ये भी देखिए, ये अब हमारे पास इंटेंसिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जो आप वेव ऑप्टिक्स में भी करते हैं। आपको यहां पर 2 वेव्स दे दी और पूछा सोर्स कितनी बीट देगा। फ्रीक्वेंसी देखो, पहले में 2πf1 इक्वल टू 600 पाई है, पाई से पाई कट गया, ये 300 है बेटा। f2πf2 ये कितना है बेटा? 608 पाई है, तो f2 कितना आएगा बेटा? 304। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? दोनों की सब्ट्रैक्शन 4 बीट्स पर सेकेंड। पहला तो ये निकल गया बेटा, या तो ये होगा या ये होगा। यहां थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है, इंटेंसिटी रेशियो बिटवीन वैक्सिंग एंड वैनिंग, वैक्सिंग और वैनिंग, मैक्सिमम एंड मिनिमम बेटा। तो अगर आप देखें, जो इंटेंसिटी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। इंटेंसिटी बेटा किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर स्पीड। फ्रीक्वेंसी इज स्लाइटली डिफर, तो इसको रेशो में 1 मान सकते हैं। स्पीड के बारे में सेम स्पीड ले लेंगे, क्योंकि सेम प्लेस में सेम सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए इंटेंसिटी को किसके प्रोपोर्शनल ले लिया बेटा? एम्पलीट्यूड के। तो अब आई मैक्स बाय आई मिनिमम बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है √I1 प्लस √I2 डिवाइड बाय √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब अगर आप देखें तो मैं इसको 16 ही मान लेता हूं सीधा, इसको 25। आप आई भी लिख सकते हैं साथ में, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रेशो में कट ही जाता है। तो ये क्या होगा? 4 + 5, ये होगा 4 - अगर आप देखें तो ऊपर 9 नीचे -1, स्क्वायर करेंगे तो 81:1। तो क्या आंसर बनेगा बेटा? 81:1। ये 25/16 था, वो दोनों इंडिविजुअल इंटेंसिटी की रेशो थी, और ये मैक्सिमम एंड मिनिमम के। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4th ऑप्शन विल बी द। आगे बढ़ते हैं, ये वही फिर से क्वेश्चन आ गया। देखिए, कहता है 3 सेगमेंट है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रेशो है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो ये हमने ऊपर आपको बताया था बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। 18 या 19 नंबर क्वेश्चन था, 18 और 19 नंबर क्वेश्चन था। ओके, तो ये आप वहां जाकर देख सकते हैं पीछे। आगे बढ़ते हैं बेटा। 2 आइडेंटिकल पियानो वायर्स अंडर सेम टेंशन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिस। सब कुछ सेम है। द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन। 2 फ्रीक्वेंसीज हैं, दोनों बराबर है। द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन ऑफ वन फ्रीक्वेंसी विच विल लीड टू अकरेंस, एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी बेटा? 6, कि डिफरेंस कितना आ जाए? 6। तो F1 तो F2 के बराबर था बेटा, तो ये कितना हो गया? 6। तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं? चेंज। अब उसने पूछा है फ्रैक्शनल इंक्रीज। फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना है? 600। तो ये कितना आएगा बेटा? 0.01। क्या ये बात समझ रहे हैं? ये फ्रीक्वेंसी का चेंज है। हमसे क्या पूछा है?
फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन, क्योंकि चेंज बहुत स्मॉल है, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो जब मैं डेल्टा एफ बाई एफ लिखूंगा तो ये पावर आगे आ जाएगी डेल्टा टी बाई टी। व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल तो आप इसको क्या पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए 1/2 डेल्टा टी बाई टी। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 0.0। तो ये कितना परसेंट, ये कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा बेटा टेंशन में, 0.0। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू वेव्स, ये देखिए इक्वेशन के ऊपर बेस्ड ही है और बहुत ही आसान है, बट काफी बच्चे डाउट पूछते हैं। क्या आपका भी जब आपने पहली बार किया था ये डाउट आया था? इफ यस तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये साइन का फंक्शन है, ये अंदर जो टोटल एंगल होता है इसे फेज बोलते हैं, ये कॉस है बेटा। तो पहले इस कॉस को कन्वर्ट करो साइन में। कैसे कन्वर्ट करोगे, प्लस π/2 से। माइनस करोगे तो माइनस साइन आएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे प्लस रखना होता है तो साइड में प्लस π/2 करेंगे। यहां माइनस करोगे तो उसको ओपन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये इसका फेज है बेटा। तो इसमें फेज है 0.7, इसमें π/2। तो फेज डिफरेंस ये वाला तो आगे सेम है ना बेटा, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं। π/2 माइनस π/2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1.57। तो 0.57 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, इसमें रेडियन में। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए। क्लियर है बेटा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे। साउंड वेव ट्रेवल एट स्पीड थ्रू एयर, एयर में से 350 मीटर पर सेकेंड एंड ब्रास में से 3500 मीटर पर सेकेंड। स्पीड बदलती है ना जब मीडियम बदलता है, और एयर सॉलिड में फास्ट ट्रेवल करती है कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में कंपेयर टू एयर। तो एयर के कंपेरेटिवली सॉलिड में ज्यादा होती है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वो मीडियम के साथ नहीं चेंज होती, तो वो सेम रहेगी दोनों मीडियम में। एंटर ब्रास फ्रॉम वार्म एयर, ब्रास में एंटर करेगी एयर से, तो फ्रॉम एयर टू ब्रास। क्लियर है। तो इनिशियल किस में थी बेटा, एयर में। तो लैम्डा इन एयर किसके बराबर होगा, स्पीड इन एयर डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। कितनी हो गई, 350/700, 1/2। लैम्डा इन ब्रास वो होगा स्पीड इन ब्रास बाय फ्रीक्वेंसी, 3500 डिवाइड बाय 700, 5 बेटा। अब अगर हम देखें तो फाइनल जो है वो कितनी हो गई, ब्रास डिवाइड बाय एयर, ये हो गई 5, ये हो गई 1/2। तो ब्रास में जो वेवलेंथ हुई वो कितनी हो गई, 10 टाइम्स एयर। स्पीड बढ़ गई तो वेवलेंथ भी तो बढ़ेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो अब इसने पूछा है क्या फर्क पड़ेगा, तो एयर से ब्रास गया तो बढ़ गई, तो इंक्रीज बाय कितना बेटा, फैक्टर ऑफ 10। इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10। सीधा भी कर सकता था मैं तो इसको कि भाई एयर से ब्रास गया, स्पीड बढ़ गई तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज सेम। ओके, समझ रहे हैं बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू, ये आ गया ना फिर से वही, देखिए फिर से वही आ गया, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल, ये होती है ओमेगा बाय के, ये होता है ओमेगा है। ओमेगा से ओमेगा कट गया, इसको लिख दिया 2π/λ, लैम्डा ऊपर चला गया, तो वेवलेंथ क्या हो गई, 2π ए। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज मेक्स 4 बीट पर सेकेंड विद पियानो।
तो यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 512 है, तो पियानो की फ्रीक्वेंसी 508 होगी और क्या हो सकती है, 516 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते थे टेंशन इन पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, तो डिक्रीज टू बीट, बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अगर आप मेरा साथ दें, वही स्केल फिर से बेटा, हमें क्या पता है, ट्यूनिंग फॉर्क 512, दूसरा क्या है 516, या फिर क्या है 508। इनका जो गैप है वो हमें क्या बताता है, बीट फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या किया, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज व्हेन टेंशन इज इंक्रीज्ड, टेंशन बढ़ाएंगे तो पियानो की जो स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टेंशन के प्रोपोर्शनल होती है। तो टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये गैप बढ़ जाएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसमें टेंशन बढ़ाएंगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया बेटा, ऊपर शिफ्ट हो गया तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अगर बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, कम, और इसने क्या कहा था, बीट फ्रीक्वेंसी 4 से 2 रह गई, कम हो गई, तो यानी कि ये वाला पॉसिबल केस है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 508। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, 3-4 क्वेश्चन इस बीट फ्रीक्वेंसी के ऊपर पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर से इक्वेशन ऑफ वेव का क्वेश्चन है। अ वेव इन स्ट्रिंग हैज एम्पलीट्यूड दिस, सभी में सेम है, ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वो भी पॉजिटिव थी, तो साइन ऑपोजिट होना चाहिए। यहां देखिए माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो ये दोनों तो निपट गए, ये दोनों बच गए। अब चाहे वेवलेंथ देख लो, चाहे फ्रीक्वेंसी, स्पीड दे रखी है 5 कंप्लीट वेव फिट इन 4 मीटर, तो 5 वेवलेंथ किसके बराबर है, 4 के, तो लैम्डा क्या आ गया, 4/5। तो बेटा के क्या आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई बाय 4 इंटू 5, तो ये आ गया 5 पाई बाय 2, ये इसको करेंगे तो ये आएगा 15.7/2, 7.85। तो बेटा क्या आंसर बचा, 7.85, यही आंसर होगा। स्पीड चेक करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है बेटा, कहता है 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा था जिसकी कैलकुलेशन में बच्चे फंसते हैं और ऑप्शन बहुत पास में है बेटा। तो क्या कह रहा है, ईच ऑफ 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2, सीधा ही लिख लेते हैं, आर टेंशन सेपरेटली बाय 20 न्यूटन फोर्स, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिया हुआ है, when both string vibrate simultaneously number of beat, तो बाय डिफॉल्ट हम बोथ एंड फिक्स्ड स्ट्रिंग लेंगे बेटा, तो जो फ्रीक्वेंसी होंगी उनका डिफरेंस किसके बराबर होगा बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंस, V/2L2, V/2L1, V/2, यहां मुझे 2-1 लिख लेना चाहिए, मैं पहले छोटी लेंथ रखूंगा ताकि ये पॉजिटिव ही आ जाए, बाद में बड़ी। क्या ये बात समझ में आई? सेंटीमीटर था तो नीचे दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया। यहां पर वैल्यू रखेंगे बेटा 1/2, V क्या है, T/μ, यहां पर देखेंगे 49.1, 51.6, दोनों को माइनस कर दीजिए बेटा, इनटू ऊपर आ गया, 1/2 T किसके बराबर है, 20, म्यू किसके बराबर है, 1 ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर क्या बच गया, 2.5, नीचे 49.1, 51.6, ऊपर क्या बच गया, 100। अगर आप देखें तो ये बेटा √2 बचेगा, 100 बाहर आ जाए। क्या ये बात समझ में आई? तो अब अगर आप देखेंगे तो ये फिर से मैं वही लिखूंगा इसको,
49.1, 51.6, ये 100 आ गया। ठीक है भी, तो मेरे पास क्या बचता है, √2/2, 200 बच गए। यहां पर 2.5 है और नीचे, अब अगर मुझे अप्रोक्सीमेशन में खेलना है तो इस 49 को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, तो क्या दिख रहा है, 50। इस 51 को थोड़ा सा कम कर लेंगे, ये भी 50। तब तो जाके आप थोड़ा सा इसको कट कर सकते हैं, 2 2, 1 2 ये निपट गया, तो 5√2, तो ये क्या आता है बेटा, 7। तो आंसर क्या आ जाता है, 7। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा? तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं पूरे इन 25 सालों में जिसमें कैलकुलेशन में थोड़ा ऐसा झोल सा है। तो एक पहले देखा था, एक ये वाला। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये फिर से वेव इक्वेशन है, देखिए ये भी दोनों का साइन ऑपोजिट है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, तो नेगेटिव वाले कट कर देंगे बेटा। फिर हमसे क्या पूछा है, हमें चेक करना है ये पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से काम चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है 2 पाई, इसको लिख दो 2 पाई f, तो f क्या हो जाएगा बेटा, 1। क्या ये बात समझ में आई? तो यही हमारे पास आंसर बन जाएगा। वेवलेंथ भी आप चेक कर सकते हैं, 2 पाई/लैम्डा किसके बराबर है, 10 पाई, ये कट गया, तो लैम्डा क्या है, 0.2, तो ये भी आ गया। बहुत ही आसान बेटा, आगे बढ़ते हैं। 2 periodic waves of intensity passes through a region at the same time in same direction, sum of maximum and minimum intensity। ये तो वेव ऑप्टिक्स में भी आपने किया है बेटा। मैक्सिमम इंटेंसिटी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I2 का स्क्वायर ओपन कर दीजिए, I1 + I2 + 2√I1I2। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि मैक्सिमम के लिए cos phi 1 होता है, तो यहां cos phi की वैल्यू 1। मिनिमम इंटेंसिटी वो भी आप चाहे तो इसको ओपन कर लीजिए बेटा, अगर यही फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है तो। इनका सम करना है, तो सम करेंगे तो ये निपट गया, तो क्या बच गया, 2I1 +। क्लियर है? देख रहे हैं आप, ज्यादातर क्वेश्चन, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये जरूरत करने चाहिए। अब ये SHM का क्वेश्चन आ गया बेटा, क्या कहता है, पॉइंट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस, आफ्टर द इलैप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ये यहाँ क्यों डाल दिया? ये SHM का क्वेश्चन है बेटा। आपको अगर SHM आता है तो इसे सॉल्व करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, नहीं तो SHM वाली वीडियो में हमने इसे कवर कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या कहता है, ट्रांसवर्स वेव, ये फिर से इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव होती है कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ω/k होता है ना, ओमेगा इज द कोफिशिएंट ऑफ t और k इज द कोफिशिएंट ऑफ x। पाई से पाई कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस वेव्स दिस एंड दिस। ये ऊपर भी आया था नंबर ऑफ बीट्स बेटा, जिसमें हमें इंटेंसिटी की रेशो भी पूछी गई थी। तो यहां से अगर आप देखें तो 2 पाई f कितना है, 500 पाई, तो f कितना आ गया बेटा, 251। 2 पाई f2 कितना है बेटा, 506 पाई, पाई से पाई कट गया, f2 कितना आ गया, 253। बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बेटा, तो ये आएगा 3 बीट्स पर सेकेंड। लालच में नहीं है ना बेटा, ये देखो ना 3 दिया है बट यूनिट नहीं दिए, यहाँ क्या है, पर मिनट, यहाँ क्या है, पर सेकेंड। तो टोटल इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। 1 सेकंड में अगर 3 है तो 1 मिनट में कितनी होंगी बेटा, 180। तो आंसर क्या आएगा इसका, 180। लालच में नहीं फंसना है, ठीक है बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये 2006 का है। ये कहता है
कि 2 वेव्स, ये पहले भी आया था ना वो खराब वैल्यू वाला 49.1, 51.6, ये भी वही है, वेवलेंथ दे दी, प्रोपेगेट स्पीड, नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स मतलब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, v बाय लैम्डा 1, v बाय लैम्डा 2, क्योंकि लैम्डा 1 छोटा है तो मैंने पहले लिख लिया बेटा, तो ये ऐसे लिख सकते हैं मीटर में, ये 330 है, नीचे क्या बचेगा 5 इंटू 5.5, ऊपर क्या बचेगा 5.5 माइनस 5, अगर आप मेरा साथ दें ये 330, ऊपर क्या है 0.5, नीचे है 5 इंटू 50, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये 10 बन जाएगा, 10 बन गया तो 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 बन जाएगा बेटा, तो 330 बाय 55, 11 पे गया 30 बाय 5, कितना आ जाएगा बेटा 6। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं बेटा, टाइम ऑफ रेवर्बरेशन, ये काफी कम बच्चों को पता होता है, काफी कम जगह पर ये लिखा हुआ है बेटा, काफी कम जगह पर ये लिखा हुआ है, क्या है ध्यान देंगे। जो टाइम ऑफ रेवर्बरेशन है, रेवर्बरेशन होता है बेटा जब एक हॉल में आप इधर से चिल्लाएं, कोई साउंड प्रोड्यूस करें, वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ जाए, तो उसको रेवर्बरेशन बोलते हैं। जितने टाइम तक वो आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन सुनती रहेंगी उसे टाइम ऑफ रेवर्बरेशन बोलते हैं। कोई भी बिल्डिंग या कोई हॉल बनाते हैं तो उसमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो टाइम है किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया। अब अगर ये हमारे पास एक क्यूबिकल रूम है, रूम को जनरली क्यूबिकल माना जाता है, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ रेवर्बरेशन ऑफ रूम हैविंग ऑल द डायमेंशंस डबल ऑफ ए, अगर सारे डायमेंशंस डबल कर दें तो वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम हमारे पास कितने टाइम्स हो जाएगी 8 टाइम्स, अगर 2a का क्यूब करें, और एरिया बेटा 2a का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास 8 टाइम्स, वो हमारे पास 4 टाइम्स, ऐसा लिख लेते हैं बेटा, t डैश बाई टी, v डैश बाई v, a डैश बाई a। ओके, तो वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगी बेटा 2a बाई a का क्यूब, एरिया बेटा ये a बाय 2a का स्क्वायर, तो ये 8, ये 1 बाय, तो ये 2 टाइम्स, तो रेवर्बरेशन टाइम कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू चेक करनी है, बोथ लाइट एंड आर ट्रेवल इन वैक्यूम, नो, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, इट नीड मीडियम टू प्रोपेगेट, बोथ लाइट साउंड वेव आर ट्रांसफर, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल, ये भी गलत है, साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वाइल लाइट वेव आर ट्रांसवर्स, यस, बोथ एयर इन लॉन्गिट्यूड, नो, आंसर का ट्रू क्या आ गया बेटा सी ऑप्शन। अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चन आसान है, इसलिए कह रहा हूं बेटा सिर्फ वो वन शॉट देख लो, आपका काम बन जाएगा, ज्यादा मेहनत की जरूरत वेव चैप्टर में नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट सोर्स एमिटर, intensity equally in all direction, absorbing, point P and Q are at distance from the source, the ratio, intensity is inversely proportional to distance of source, distance of points from the source। तो अगर मैं P और Q पे देखूंगा तो ये आएगा RP का स्क्वायर, ये RQ का स्क्वायर, Q का डिस्टेंस कितना है बेटा 3, P का 2 का स्क्वायर कर लीजिए 9 बाय 4। क्या ये बात समझ में आई बेटा? फिर से फेज डिफरेंस का क्वेश्चन है बेटा, ये साइन है, ये 0.5 है, ये कॉस है, साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो π/2, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा बेटा, उस क्वेश्चन में यहाँ 0.57 था ऊपर, यहाँ 0.5 है, इसीलिए कहते हैं कि नीट के जो क्वेश्चन है बेटा ये रिपीट होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स जरूर ट्राई करने चाहिए जब तक आपको हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में ना आ जाए। तो आप ये मान सकते हैं कि 50-60% क्वेश्चन तो नीट में आपको वही दिखाई
पड़ जाएंगे। देखिए ना कितनी बार आ गया इक्वेशन का। 15 से 25 में ऑर्गन पाइप ही रिपीट हो रही है, फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक। 15 से लेके अब तक मल्टीपल टाइम इक्वेशन आ गई, मल्टीपल टाइम्स हमारे पास ये फेज वाले क्वेश्चन आ गए। तो इसमें क्या है देखिए, फिर से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, माइनस साइन देखना है, तो पहली दो तो कट गई। एम्पलीट्यूड सभी में सेम है। वेवलेंथ, तो ये देखो वेवलेंथ दे दी बेटा हमें, तो के क्या हो जाएगा 2π/60, तो π/30 होना चाहिए बेटा। तो π/30, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए अंदर, 2π करेंगे यहां पर 2π/60, π/30 आ गया बेटा। यहां करेंगे, यहां पाई है सिर्फ, तो π/60 आएगा। एक्स का कोफिशिएंट ही तो देखना था, तो ये आंसर आ गया बेटा। कितना का टाइम लगना है, कुछ 30 सेकंड ऑलमोस्ट। ये देखिए ये फिर से इक्वेशन के ऊपर है, वेलोसिटी ऑफ वेव पहले भी आ चुका है, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कितना आ गया बेटा 1000 ओमेगा। ये ओमेगा होता है, ये के, एक्स का कोफिशिएंट के होता है। आंसर बन गया बेटा 10 सेकंड से भी कम टाइम। अब अगर ऐसे क्वेश्चन नीट में छोड़ देगा कोई बच्चा, गड़बड़ होगी ना फिर। अब देखो टेंशन एंड डायमीटर ऑफ सोनोमीटर वायर, अब ये बहुत रेयर आया है, पहला क्वेश्चन आया है बेटा, इसके बाद आया ही नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, वी जो होती है, तो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है ये उसी के ऊपर आ गया 1/2L, स्पीड होती है T/μ। T/μ को क्या लिखा जाता है बेटा, ये म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। जब आप इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं तो डेंसिटी एरिया इंटू लेंथ बेटा ये कट जाता है, तो ये हमारे पास जो म्यू है ये बन जाता है डेंसिटी इंटू एरिया। क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब हमसे पूछा गया है टेंशन एंड डायमीटर ऑफ वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज डबल एंड डेंसिटी इज हाफ। टेंशन डबल कर दी, डायमीटर कर दिया और डेंसिटी कम कर दी, तो इसके ऊपर ही देखना है बेटा। एरिया को क्या लिखा जा सकता है, एरिया को लिखा जा सकता है πr²। तो डायमीटर हाफ कर दिया तो रेडियस भी आधा हो जाएगा बेटा, क्यों, d2 इक्वल टू 1/2 d1, तो 2r2 इक्वल टू 1/2 2r1, तो रेडियस की रेशियो भी क्या होगी बेटा, वही हाफ। तो अब अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रेशियो देखूंगा तो सारा कुछ रूट में है, टी के प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये बात समझ में आई। अब हमने टेंशन को क्या किया था, डबल, तो ये 2 आ गया बेटा। डेंसिटी को क्या किया है, डेंसिटी इज हाफ, तो डेंसिटी रो को हाफ कर दिया, तो ये पूरा लिख लेते हैं, ये डबल कर दिया बेटा। डेंसिटी को क्या कर दिया, आधा, ऐसे। और रेडियस को क्या किया था, डबल, रेडियस को क्या किया था बेटा, डबल, ये बन गया। अब काट दो बेटा इनको, तो ये ऊपर 2, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 1/4, तो क्या बच गया बेटा, √1। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रह गई, सेम। सेम फ्रीक्वेंसी मतलब n। क्या ये बात समझ में आई सबको। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर ये कहता है वही सेम क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 2 वेव्स हैं, if in the resultant wave frequency remain equal to the amplitude of superimposing wave। हाँ, तो फेज डिफरेंस, जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट का वो सेम रह गया जो इंडिविजुअल वेव का था। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा रिजल्टेंट का, वही वेक्टर वाला फॉर्मूला, a का स्क्वायर 2a cos डेल्टा फाई। अब ये a रह गया, ये क्या है 2a² cos डेल्टा फाई। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, a² cos डेल्टा फाई, इसको उधर ले जाइए, a² माइनस 2a², ओके, तो ये किसके बराबर होगा, 2a² cos डेल्टा फाई।
तो ये क्या बच गया बेटा यहाँ -a², इधर से 2a² से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास क्या बच गया बेटा, ये बच गया -1/2, कितना हो गया 2π/3। और अगर आपको ये याद हो, वेक्टर में डायरेक्टली लिखा था कि जब a = b = a होता है तो रिजल्टेंट a के बराबर होता है जब एंगल 120 डिग्री हो। 120 डिग्री को लिख सकते हैं 2π/3 रेडियन। तो जब ये दोनों बराबर हैं और ये भी इनके बराबर है तो एंगल 120 होता है। जिनको ये वेक्टर की एप्लीकेशन याद थी तो वो तो 10 सेकंड में मार्क करके निकल जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वही है, अ स्ट्रिंग इज कट, यहाँ कट लिख दिया, वहां डिवाइडेड था इनटू 3। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सबकी देखनी है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है ये 49th क्वेश्चन आ गया, आप देखें, द इक्वेशन ऑफ टू वेव एक्टिंग परपेंडिकुलर। ये वैसे तो हमारे पास वेव की नहीं है, एसएचएम का है। जब ये दो परपेंडिकुलर हो, कॉस कॉस, एक फाई है एक अल्फा है, और डेल्टा अल्फा प्लस π/2 है। तो जब ये दो परपेंडिकुलर एसएचएम हो और फेज डिफरेंस हमारे पास π/2 हो, तो बेटा ये क्या करता है, एलिप्स या फिर सर्कल। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है तो सर्कल, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग होते, ये ए ये बी, तो क्या करता बेटा, एलिप्स करता। ओके, ये एसएचएम की जो हमने वन शॉट बनाई हुई है, जो 3-4 साल पहले बनाई थी, उसमें हमने ये परपेंडिकुलर एसएचएम को भी एक्सप्लेन किया है। ये एसएचएम का क्वेश्चन है, वेव में इसका कोई लिंक नहीं। तो उम्मीद है बेटा सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट भी लिख सकते हैं। और कैसे लगे आपको सॉल्यूशन, इस बारे में जरूर आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा। इतनी सी हेल्प तो आप हमारी कर ही सकते हैं, और अगर आप हाइप कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। Remember to like, comment and share. Thanks for watching.